गुड इवनिंग दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस लेकर के आया हूँ। जो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की जीएस प्री का मेन सीरीज हम लेकर चल रहे थे, उसका तीसरा लेक्चर हम लेकर के आए हैं। मैंने आपको बताया था, पहला हमने किया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्योर प्री के लिए था। फिर हमने कल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, जो प्री कम मेंस दोनों के लिए था। आज हम बात करने जा रहे हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो बेसिकली प्री के लिए मेनली है। इसका मेंस वाला आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आएगा। मेनली प्री के लिए कुछ मेंस के भी चीज आएंगे, क्योंकि जो स्टडी है वो इंटीग्रेटेड है। मैंने फिर कहा था, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले। फिर वही रिक्वेस्ट, जो भी आप जानते हैं गरीब तबके के लोग हैं जो बड़े संस्थानों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें बोलें इस फ्री चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, ये यहाँ कोई भी मोनेटाइजेशन नहीं होने वाला है। कंप्लीट ए टू जेड चीज पढ़ाया जाएगा, अलॉन्ग विथ हिस्ट्री ऑप्शनल, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर बातें तो चलती रही, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिएंट फीचर्स, मतलब बस एक ओवरव्यू इन फीचर्स का। वो फीचर्स आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में डिटेल में आएंगे। जैसे एक लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग फीचर क्या है, तो कैसे अमेंडमेंट होता है, वो तो डिटेल चैप्टर है। पर आज जस्ट ये चैप्टर जो है, ये एक ओवरव्यू है। दिस चैप्टर इज जस्ट ओवरव्यू ऑफ फीचर्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो ये है, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है कि केशव नंदा भारती केस, जो कि आप जाने कि जो एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट केस था इंडियन जुडिशरी के, इंडियन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के केस में। और इसके बारे में कहा जाता है इट वाज अ, आप कह सकते हो, इट वाज अ काइंड ऑफ बैटल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द नॉट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड द जुडिशियरी फॉर सुपरमेसी, है ना। ये वही था जो बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन जो आप जानते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे, वो इसी केस की देन है। ठीक है, काफी कंट्रोवर्सी भी था। जब हम बात करेंगे वहां बताएंगे किस तरीके से इस केस में एलिगेशंस भी लगे थे जजेस को अनड्यू फेवर देने की, है ना। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो तरह तरह की बातें थी, वो हर बात की बात है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला फीचर देखिए, इसे कहा जाता है एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा जाता है एलिफेंटियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि शायद शायद क्या, यकीन से हम कह सकते हैं, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, ये पूरे विश्व में मोस्ट बल्की कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज द मोस्ट बल्की कॉन्स्टिट्यूशन या बल्कीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कारण ये है, उसके पीछे कई कारण है। देखिए, ये ही नहीं हम मजाक बना सकते हैं कि मोस्ट बल्कीस्ट है। आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन में मुश्किल से 7 या 10 पेज है। ठीक है, पर ये क्यों बल्कि, उसके पीछे कारण है। पहली बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। वो खुद में एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारा 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन उसी से बना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बल्कि होता। सेकेंड चीज, इंडिया एक हाईली डाइवर्स सोसाइटी है। मैंने पहले भी कहा था, हर कुछ किलोमीटर पे जाति, धर्म, लैंग्वेज, कपड़े, खान पान सब चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे डाइवर्स कल्चर्स के लिए अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, तो उसे बल्कि होना लाजमी है उसका। तीसरी चीज, हमारे यहाँ क्वासी क्वासी फेडरल क्वासी फेडरल सेटअप है ना। मतलब कि स्टेट क्या करेगा, सेंटर क्या करेगा। तो ऐसे सेटअप के लिए एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही था। दूसरी चीज, हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज पार्ट 3, जो कि इलेबोरेट क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को, दैट इज आवर राइट्स अगेंस्ट स्टेट, है ना। तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बल्कि होना था। इसके अलावा हमारा संविधान बहुत लेट लिखा गया, और ये कई वर्ल्ड के प्रोमिनेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करने के बाद लिखा गया। तो अगर हम तमाम ऐसे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे पॉइंट्स उठाए, जैसा कल मैंने बात किया था, अच्छे पॉइंट्स उठाए, तो उसका बल्कि होना लाजमी था। तो ये कुछ मुख्य और भी कारण है, हम आगे देखेंगे। ये कुछ मुख्य कारण थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बल्कि क्यों है। हमारे में इलेबोरेटेड प्रोविजंस हैं कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, है ना, इलेक्शन से रिलेटेड। फिर हमारे पास कई इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, जैसे यूपीएससी एक बॉडी है जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, जो बॉडी आपका सीएससी कंडक्ट कराता है। सीएजी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इनसे रिलेटेड प्रोविजन है। तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, जड़ से चेतन या तिल से लेके पहाड़ तक की जो बात करे, है ना, तो उसका बल्कि होना लाजमी है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वही बात यहाँ पे हो रही है। जब
कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स थे। आज 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। कौन कौन एडिशन और टाइम के साथ हम दिखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा कहा जाता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये दूसरा प्रॉपर्टी है, अच्छी चीज है। मैंने आपको पहले ही बताया कई अलग अलग, जैसे डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा कहाँ से क्या लिया गया है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें बता दें, जैसे हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी में दो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो वीमार रिपब्लिक की कॉन्स्टिट्यूशन से उससे लिया गया है। इस तरह के तमाम चीजें हैं। कई चीजें इंग्लैंड, जैसे ए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। वेस्टमिंस्टर जो टर्म है, इसको आप अपने मेंस के आंसर में जरूर यूज करेगा। ये इंग्लैंड के गवर्नेंस सिस्टम को दर्शाता है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी जगह जगह देशों से लिया गया है चीजें। ठीक है, जैसे कई चीजें चली गई हैं सोवियत रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसलिए जो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसका बल्कि होना लाजमी था। और ये भी एक इसकी फीचर है कि इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो फर्स्ट फीचर था कि ये बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तीसरा, ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अब देखिए, रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो जिसको अमेंड करना ऑलमोस्ट इट्स वेरी टफ टू अमेंड इट, जैसे यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल जो कि वेरी इजिली, ऑर्डिनरी लॉ, देखिए दो तरह के लॉ होते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड हो जाए, वहां फ्लेक्सिबल होता है। सर इंडिया क्या है, मैंने कल भी बात किया था, इंडिया ऑलवेज बिलीव्स इन मध्यम मार्ग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, है ना, मिडिल पाथ। और इसीलिए इंडिया जो है पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और पार्टली रिजिड है। सर कैसे? कुछ प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज की तरह अमेंड किया जा सकता है, और कुछ है जिसके लिए आपको स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत। और कुछ तो और खतरनाक है। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट में प्रोविजन है कि 2/3 ऑफ द स्टेट के विधानसभा से, लेजिस्लेटिव असेंबली से उसको पास करना होगा। ठीक है, तो ये मतलब 2/3 नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स, नॉट 2/3, सॉरी, 50% ऑफ द स्टेट्स को से उसको पास करना होगा विधानसभा से। तो इसलिए, और कुछ है जो सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्लासिफाइड है, इट्स पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ठीक। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, देखिए इसे कहा जाता है कि हमारा देश का जो संविधान है वो फेडरल इन स्पिरिट, ठीक है, ठीक है, फेडरल इन स्ट्रक्चर, सॉरी, फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। ये फेमस लाइन है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। हम फेडरल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या हो आपको ही पता है। हमारे यहाँ दो फॉर्म की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अभी आम चुनाव हो रहा है जिसमें हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बार बनेंगे नहीं, आने वाला 4 जून बताएगा। और एक स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं बिहार में हमारे मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार। अभी राजस्थान में भी सरकार बदली है। तो दो फॉर्म की गवर्नमेंट होती है। तो स्ट्रक्चर तो फेडरल है, इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब क्या हुआ, देखिए इसमें कई बात है। जो सारे मेजर प्रोविजंस हैं, है ना, वो सेंटर के हैंड में, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर के हैंड में है। दूसरा, इसका अर्थ ये भी होता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो आम दिनों में ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि स्टेट जो है वो सबऑर्डिनेट है सेंटर का। हाँ, बिल्कुल नहीं। स्टेट एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उससे उसका कोई लिंकेज नहीं है, लिंकेज है बट वो उसके सबसर्विएंट नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी, याद रखिएगा, सेंटर के पास इमेंस पावर मिल जाता है, सेंटर को इमेंस पावर मिलता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट उसका टोटल सबसेट, या आप कहिए सबसर्विएंट बन जाता है। क्या बन जाता है? सबसर्विएंट बन जाता है। इसीलिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जनरली ये कब देखा जाता है? इमरजेंसी के टाइम। अब डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इसको ज्यादा मेंस के में बताएंगे। डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। जैसे ग्रैनविली ऑस्टिन कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जहां डिफरेंट स्टेट्स कोऑपरेट करते हैं सेंटर के साथ। कोई मॉरिस जोन्स कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोई कहता है क्वासी फेडरल, केसीवियर, है ना। दूसरी चीज, एक और का बात है इसमें कि क्यों कहते हैं यूनिटरी इन स्पिरिट। हमारे देश का जो संविधान, स्टेट है ना, हमारे देश को कहते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ
डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब सेंटर चाहे तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, लेकिन स्टेट कैन नेवर स्टीड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश का जो संविधान है दैट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है प्रमुख दो प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश इंडिया, इंग्लैंड, ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में की खूब में बेसिक क्या फर्क होता है, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी जो, देखिए और भी आगे डिटेल में बात होगी बट ये तो ओवरव्यू है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, दैट इज टेकन फ्रॉम द, आप जो एग्जीक्यूटिव हमारा होता है दैट इज दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के ही मेंबर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो मंत्री होते हैं, मंत्री महोदय, वो क्या होते हैं, मंत्री भी होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो एक मंत्री भी है एक हाथ में, ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन दूसरे हाथ पे वो वाराणसी से सांसद भी हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन प्रेसिडेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ एक कांग्रेस सिस्टम अलग है जहाँ एमपीज बैठते हैं। ठीक है, और जो कैबिनेट होती है वो राष्ट्रपति वहां का, जैसे जो बाइडेन है, जो बाइडेन अपने हिसाब से उसको तय करते हैं, एक सेकंड, अपने हिसाब से उसको तय करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों ऐसा चुना गया बात की बात है, लेकिन बता दूं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ये मोर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव और डेडलॉक भी कम होते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के मेंबर्स, कई मेंबर्स कॉमन होते हैं, तो डेडलॉक के भी कम चांस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब इसके फीचर्स, इससे कई बार प्रीलिम्स में सवाल, एक सेकंड ये माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इससे कई बार, ठीक है, सवाल पूछे गए हैं व्हाट आर द फीचर्स और विच ऑफ द फीचर्स आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, याद रखने का है, रिमेंबर, ठीक है, इसको रट लो। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल मतलब आप देखिए, रियल एग्जीक्यूटिव हेड हमारे यहाँ पीएम है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मेजोरिटी पार्टी रूल करता है। जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो मिनिस्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, वो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे लीडरशिप होती है। और लोकसभा का टेम्पररी नेचर वो है, वो फिक्स पीरियड टेन्योर के बाद वो क्या होता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, 5 साल हमारे यहाँ है ना। अब है ये कि क्या सर सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेम होते हैं, ऐसा भी नहीं है, कई डिफरेंसेस भी होते हैं। जैसे आप इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड का जो वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्सेस इंडिया, वहां भी कई डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। सोवरेन मतलब ये होता है कि उसको इमेंस पावर है कानून बनाने का, जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं है। इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट सोवरेन इस सेंस में है कि हाँ भाई उस कानून बना सकता है, बस उस कानून का जुडिशियल रिव्यू भी होता है, और ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया में इलेक्टेड हेड है, इंडिया एक रिपब्लिक है, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं दैट इज हेड ऑफ द स्टेट। देखिए पीएम जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड है, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, इंग्लैंड में मोनार्की है, ठीक है, वो हेरेडिटरी है। तो इस तरीके से क्या है, और भी कई चीज होती है, शैडो आगे चल के देखेंगे, शैडो कैबिनेट इंग्लैंड में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो इस तरह से डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सिंथेसिस प्रॉपर्टी, सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। मैंने आपको बताया, देखिए जुडिशियल सुप्रीमेसी यूएसए के अंदर है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यूके के अंदर है। क्या अंतर है, लक्ष्मीकांत में अच्छे से नहीं, अगर आप कभी पढ़ेंगे सुभाष कश्यप बुक या डीडी बासु, वहां अच्छे से बताया गया। इंग्लैंड में क्या है कि पार्लियामेंट ऑलमोस्ट सुप्रीम है, जो कानून बना दिया हार्डली जुडिशियल रिव्यूज का अवेलेबल है। लेकिन जो यूएस के अंदर है वो ऑटोमेटिक जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू हो जाता है लॉ का। ठीक है, इंडिया में क्या है, फिर वही बात, इंडिया में क्या है, मध्यम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग, अगर कोई उस कानून के अगेंस्ट जाता है, जैसे एनजेएसी के अगेंस्ट है ना, कोई उस कानून, या फिर आप देखिए जो फार्म लॉज अभी आए थे, ठीक है, फार्म लॉज आए थे अभी, आप देखें हाल फिलहाल की न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, है ना। तो अगर कोई इसके अगेंस्ट जाता है तो ही जुडिशियल रिव्यू होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ पावर जो है जुडिशियल रिव्यू की वो यूएस से कम है, लेकिन यूके से कहीं गुना ज्यादा है। ठीक है,
आगे नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारे यहाँ देखिए एक सुप्रीम कोर्ट है जो स्टेट लॉ को भी लगा अप्लाई करता है और सेंट्रल लॉ को भी, है ना। सिमिलरली हाई कोर्ट भी है। हमारे हायरार्की क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब जो है सारे लॉज को लगाते हैं। लेकिन क्या यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐसा है? नहीं है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर ऐसा नहीं है। वहां एक फेडरल कोर्ट है और एक फेडरल कोर्ट है और एक वहां से नीचे स्टेट लॉज को लगाने के लिए स्टेट जुडिशियरी है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट लॉज को लगाने के लिए। फेडरल लॉज सिर्फ फेडरल कोर्ट सिर्फ फेडरल लॉज से रिलेटेड बातों को देखते हैं और स्टेट जुडिशियरी स्टेट रिलेटेड। तो यहाँ हम यहाँ यूएस के अंदर डुअल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी भी है, हमारे यहाँ डुअल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी नहीं है। ठीक है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे इंश्योर होता है, बहुत सारी बातें हैं, ये सब जुडिशरी से ओवरव्यू है ना, यहाँ चीजों को स्किप भी कर ले तो कोई बात नहीं। जब हम जुडिशरी चैप्टर पढ़े वहाँ बहुत डिटेल में दिया हुआ है किस तरह, जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जजेस रिटायरमेंट के बाद, है ना। इस सेपरेशन ऑफ पावर है, जजेस के एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट जजेस के कंडक्ट पे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता हाउस के अंदर, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट और हमें हमारे राइट्स को बताता है गवर्नमेंट अगेंस्ट क्या है। टोटल 7 थे, अब 6 हो चुके हैं। क्यों 6 हो चुके हैं? एक राइट्स दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी अब ये सीज कर चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स ओनली अ लीगल राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट रह गया है। और इसको रिपील किसने किया था, ये कई बार सवाल पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट से एब्रोगेट कर दिया गया था। ठीक है। पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो गवर्नमेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, इट चेक्स एनी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड्स लिबर्टी टू द सिटीजन सो दैट दे कैन डेवलप फुली। ठीक है। लिमिटेशंस भी है फंडामेंटल राइट्स पे, ज्यादा हम लोग जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी curtailed, है ना, फॉर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, फॉर मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस, बहुत सारी चीजें फंडामेंटल राइट पे देखेंगे। नेक्स्ट, डीपीएसपी, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये दीज आर द नोबल फीचर्स, ये नोबल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसका काम है वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना। ठीक है। ये नॉन जुडिशियबल है, सॉरी नॉन जस्टिसिएबल है, कहने का मतलब कि अगर ये इम्प्लाई नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा तो आप कोर्ट नहीं विजिट कर सकते। तो सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है फॉर द डे ऑफ द गवर्नमेंट, कि आपको कैसे गवर्नमेंट पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना है। ठीक है। इसमें कई तरह के होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स भी हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स भी हैं। ठीक है। और इसका ये इंपॉर्टेंस है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स देने के लिए डीपीएसपी को आइडियल इंस्पिरेशन माना है और उसको अपना बेस बना के जजमेंट दिया है। ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू, इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, सारा चीजें डिटेल में ही। नेक्स्ट पार्ट 4 आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ऐड किया गया था। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, हालांकि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज ड्रॉप कर दिए गए थे। ये ऐड किया गया था किससे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, कंफ्यूज मत होइएगा। राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटाया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। किस कमेटी के कहने पे? स्वरण सिंह कमेटी के कहने पे। ठीक है। और इसने ऐड किए थे एक फाइनल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक न्यू फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। कौन सा है वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सर फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज क्या है? ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। अगर कोई सिटीजन नहीं कर रहा है तो आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। हालांकि करना चाहिए और इंडियन सिटीजन अपने आप में वाकिफ है इन चीजों को करने में। ठीक है। ये भी डिस्कशन हुआ था कि भाई जब इसे ऐड किया जा रहा था 1976 में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, कि क्या इसे इन्फोर्सेबल किया जाए, लीगली इन्फोर्सेबल, पर कहा गया कि नहीं, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। नंबर वन, एक तरह का ये बॉन्डेड लेबर हो जाएगा। दूसरी चीज, इंडियन सिटीजन आज से नहीं, वो शुरू से, हमारे भागवत गीता में भी कर्म के ऊपर काफी थीसिस दी गई है लॉर्ड कृष्णा द्वारा, तो शुरू से जो इंडियन सिटीजन हैं अब कर्तव्य परायण रहे हैं। ठीक है। तरह तरह की है, जिसमें कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, टू एब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग फॉर डेरोगेटरी टू वुमेन, है ना, ये तमाम चीजें हैं वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे।
काम क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? वो सिटीजन को रिमाइंड करता है कि अगर आप राइट्स एंजॉय कर रहे हैं तो इसके दूसरे पहलू ये भी है कि आपको कुछ ड्यूटी भी करनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैं कहता हूं कि भाई सरकार के खिलाफ मुझे ये हक है, ठीक है, लेकिन मुझे बोलने का हक है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी हक नहीं है, ये मेरा ड्यूटी है कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है, डीटीसी की बस को जला रहा है, तो ये मेरा ड्यूटी है कि मैं उस चीज से एब्सटेन करूं, खुद भी और दूसरे को भी रोकूं, ठीक है? ये अलग बात है, कोई करता नहीं डर से। सेकुलर स्टेट, आपको भी पता है हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है। भले सेकुलरिज्म प्रियम्बल में एज अ टर्म बाद में ऐड किया गया, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, लेहा दिया हुआ है, लेकिन बहुत पहले ही हमारा देश आजीवन राइट फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सेकुलर स्टेट रहा है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है, अब दो तरह के सेकुलरिज्म होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म। हमारे इंडिया में इस पे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, और ये भी बनता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन कि किस अमेंडमेंट एक्ट से सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था। क्या ये शुरू में था? ये शुरू में प्रियम्बल में नहीं था। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, और नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब, पहले नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेकुलरिज्म जो है यूरोप के अंदर है, ठीक है, वहां ये है कि भाई कोई भी सरकार स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स है, किससे? रिलीजन से। कंप्लीट रिलीजन से डाइवोर्स है, बोथ आर टू सेपरेट एंटिटीज। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हमारे यहाँ क्या है भाई? सर्वधर्म संभव, कहने का मतलब कि स्टेट का डाइवोर्स नहीं है रिलीजन से। हाँ, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर वो एक मंदिर को डेवलप कर सकता है तो मस्जिद को भी डेवलप कर सकता है, वो चर्च को भी डेवलप कर सकता है, और कोई भी ऐसी पॉलिसी, रेशियल पॉलिसी नहीं ला सकता है जो सेकुलर ढांचे, सेकुलर फैब्रिक के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में है ये सब चीज आगे, ठीक है, पूरा फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, क्या है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। 25, 27, 28 जो आप देख रहे हैं, ये सब फंडामेंटल राइट के अंदर कवर होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चैप्टर आप बोलोगे सर डिटेल में नहीं समझा रही, ओवरव्यू है। अब इनमें से यही तो एक एक चैप्टर बनेगा, एक फंडामेंटल राइट बनेगा, एक डीपीएसपी बनेगा, ठीक है? देखिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो चैप्टर लंबे होंगे उनको मैं दो पार्ट में थोड़ा करूंगा, ठीक है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये कहता है कि हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ग्रेटर देन 18 एज ईयर्स से है, उसको हक है वोट देने का। पहले ये 21 साल था, लेकिन याद रखिएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, दो कई बार यूपी पीसीएस ने पूछा है और भी स्टेट पीसीएस ने पूछा है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने इसको घटा करके 21 से 18 ईयर्स ऑफ एज कर दिया था, ठीक है? अब ये भी डिबेटेबल है कि सही है कि नहीं है। देखिए क्यों सही है क्यों नहीं है, जो नहीं कहते हैं कि सही नहीं है, आप देखते हैं कि चिकन और मटन और दारू के बेसिस पे पैसे दे करके लोगों से वोट करा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी को हरास करता है, हमारे डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। लेकिन बात ये भी तो है कि आप प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यूज करके आप लोगों के वोट करने के हक को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि कोई एक अनपढ़ वोट करेगा या गरीब वोट करेगा, तब वो एक ऐसे सरकार को चुनेगा जो उसकी अनपढ़ता को और गरीबी को दूर करे। आप जब उसे वोट ही नहीं करने दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? एक तरह का कूप हो जाएगा, एक तरह का कूप हो जाएगा, ठीक है, एक तरह का आप कह सकते हैं कोटरी हो जाएगा रईसों द्वारा और एजुकेटेड लोगों द्वारा, है ना? ये अलग बात है कि आइडियल कैसे रियल लाइफ में ये हो नहीं रहा है इंडिया में, ठीक है? और आप देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को रीइंफोर्स करता है, माइनॉरिटी को अपने सेफगार्ड कर, क्योंकि माइनॉरिटी का नुमाइंदा वहां होगा। मान लीजिए सारे के सारे मेजोरिटी कम्युनिटी से होंगे, तो माइनॉरिटी के हक को देख भी सकते नहीं भी देख सकते, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव वहां होगा, तो वो उसका भरपूर ख्याल रखेगा, ठीक है? ये अलग बात है, इंडिया में ऐसा होता नहीं है, वो जो जाता है वो वही मशगूल हो जाता है, लेकिन आइडियली ये चीज होती है, ठीक है? नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। आप यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, मतलब कि आप यूएस के एक नागरिक हैं उसकी सिटीजनशिप, इसके अलावा आप टेक्सास के एक नागरिक हैं उसकी सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, एक सिटीजनशिप है आपके पास, वही आपको बताता है कि आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश का सिटीजन हूं, मैं बिहार का सिटीजन, हम भले किसी स्टेट से हैं, हम हैं इंडिया के सिटीजन, ठीक है? इससे एक बहुत फेमस मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की बात याद आती है। जब उनसे पूछा गया कि जब हम देश को अलग अलग स्टेट के तौर पे देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूछा गया, तो कहीं ना कहीं ये देश का फिर फर्दर विभाजन नहीं है? तो बाबा साहब ने कहा कि ये स्टेट को ये नहीं समझना चाहिए कोई देश का विभाजित एरिया है, बल्कि
स्टेट को ऐसे देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए उसको बनाया गया है। एक दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी जिला में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो है वो उस जिले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिल्कुल सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और यूएस के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, और वही सारी बातें हैं। लेकिन क्या ये इसके भी चैलेंजेस आप देखेंगे, रीजनलिज्म बहुत हाई है ना। आप देखेंगे महाराष्ट्र फॉर मराठी मानुस है ना, और तरह तरह के आप देखेंगे अभी तमिलनाडु में भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे डेली बेसिस पे। मैं तो खुद आई बिलोंग टू बिहार, और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने पाया कि यहाँ पे हमें एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में देखा जाता है ना। तो इसके भी अपने खामी है। पर देखिए, कुछ कुछ ब्लैक शिप्स के वजह से आप पूरे के पूरे सिस्टम को गाली नहीं दे सकते हैं। पूरे के पूरे संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, एस एम सादुल्ला, के एम मुंशी जैसे महान लोगों द्वारा फ्रेम्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आप उंगली नहीं उठा सकते। दे आर वेरी नोबल पीपल। वो कभी नहीं सोचे थे कि वो आइडियली चीजों को मान के चले थे कि भाई ऐसे ऐसे एक अच्छी चीज बनेगी। उन्हें नहीं पता था कि आज की जो देश की जनता है, इंक्लूडिंग एमपीज मिनिस्टर्स, सब इसका इस तरह से दुरुपयोग करेंगे अपने पेटी पॉलिटिकल वोट के लिए। वो रीजनलिज्म को बढ़ावा देंगे, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देंगे, धर्म के नाम पे दंगा, जाति के नाम पे नरसंहार है ना, रीजनलिज्म के नाम पे उत्तर भारतीयों को पीटना, ये सब चीज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट बॉडीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये भी एक फीचर है। सीएजी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये सब इंडिपेंडेंट, यूपीएससी, ये सब स्टेट सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ठीक है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ठीक है, उसके बारे में सब पर एक एक चैप्टर है। इमरजेंसी प्रोविजंस आपको मैंने बताया, तीन तरह की इमरजेंसी है हमारे देश में। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 जिसको आप प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दो तो लग चुके हैं, ये आज तक नहीं लगा है। ठीक है, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी ऐसा होता है हमारा देश जो होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा देश का संविधान, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो टोटल सबसर्विएंट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये यूनिक फीचर है जो कहां से लिया गया है, जर्मनी के वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से। थ्री टियर गवर्नमेंट, पहले टू टियर ही था। स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार में थ्री टियर गवर्नमेंट आया। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और अगर विलेज लेवल पे बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। अर्बन में बात करें तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये सब है, ये थ्री टियर गवर्नमेंट कहलाती हैं। ये बाद में ऐड किया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 को ऐड किया गया। ठीक है, ये सब यहाँ दिया गया है। लास्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है ना, जो एसोसिएट होते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। तो उनको रेगुलेट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया गया। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। जिस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97th अमेंडमेंट एक्ट ने, सब याद रखिएगा, अमेंडमेंट एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ठीक है, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई 97th कॉन्स्टिट्यूशन की कोऑपरेटिव सोसाइटी के 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किन किन चीजों में चेंज किया। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19, उसमें भी राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया। तो वो उसमें पार्ट 3 में भी अमेंडमेंट हुआ। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट में संविधान के किस किस पार्ट में अमेंडमेंट हुआ। तो पार्ट 3 में अमेंडमेंट हुआ, वो डीपीएसपी के फॉर्म में भी आता है, आर्टिकल 43 बी के फॉर्म में भी ऐड हुआ। तो पार्ट 4 भी ऐड हुआ। ठीक है, और पार्ट 9 बी भी ऐड हुआ, पार्ट 9 बी भी ऐड हुआ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा। लगता है कि ओ ये सिर्फ पार्ट 3 के अंदर ऐड हुआ, या किसी को लगेगा पार्ट 4 के अंदर, नहीं, ये तीनों के अंदर अमेंडमेंट हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हम बहुत डील कर चुके हैं पहले, है ना। एक कल भी हमने बता दिया था, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट था। ठीक है, अनगांधियन है, इसकी भी मैंने कल चर्चा की थी। एक कल मैं चर्चा करना भूल गया था, शायद ये ऐड नहीं हो पाया है, यहाँ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। वो ये था कि, हाँ आ गया, कि एलिफेंटाइन साइड, ये भी मैंने डील किया। लॉयर्स पैराडाइज क्या कहा जाता है संविधान को, लॉयर्स पैराडाइज। क्योंकि इसकी भाषा इतनी जटिल है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इतना जटिल नहीं है, एक आम आदमी पढ़ करके वकालत उसके अपनी केस लड़ जाएगा संविधान को पढ़ के। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है वो लॉयर्स पैराडाइज है। आपको लगता है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो पूरे देश का पॉलिटी जान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इवन सुभाष कश्यप, डी डी वासु पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसे पाएंगे जो लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड भी नहीं है ना। तो
बहुत, अगर आप पीएम बख्शी के बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे, पीएम बख्शी के बेयर एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू विल फाइंड सो मेनी प्रोविजंस जो आपको पल्ले में नहीं पड़ा है, भले आप यूपीएससी निकाल लिए हो। तो इसलिए कहा जाता है कि लॉयर्स पैराडाइज, लॉयरों की चांदी हो गई। और कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अच्छे खासे लॉयर थे, पंडित नेहरू खुद लॉयर थे, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर लॉयर थे, तो उन लोगों ने अपने प्रोफेशन को अच्छे से बचाया। हालांकि ये गलत बात है, ये गलत बात है, लॉयर्स पैराडाइज नहीं है। और लॉयर एक प्रोफेशन है, उसको आप कहीं भी डेनिग्रेट नहीं कर सकते हैं इस बात को लेकर के। जिस तरह से यूपीएससी के इंटरव्यू में मेरे साथ हुआ, मैं एक कोचिंग फैकल्टी हूं, तो किस तरह से मेरे प्रोफेशन को डेनिग्रेट किया, कभी डिटेल में मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ऐसे हीन भावना से देखा गया कि मतलब मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, और मैं चरस गांजा बेचता हूँ, इस टाइप का एक माहौल वहाँ क्रिएट किया गया। और आपको बता दूं, एक मेंबर तो ऐसे भी थे जैसे कि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उन्होंने बस मुझे नसीहत दी कि भाई कोचिंग ने लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, तो आप प्लीज कुछ करिए। खैर एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। लेकिन लॉयर्स पैराडाइज नहीं है। एक और कहावत है कि पहले लॉयर्स पैराडाइज था, अब वो पॉलिटिशियंस पैराडाइज हो गया अपने देश का संविधान, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द एलिगेशंस आर ओनली मलिशियस, सारे के सारे एलिगेशंस जो हैं वो मलिशियस हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मलिशियस हैं। ये कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। संविधान एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट था, जो कई नोबल मेन ने मिलकर बनाया। बाबा साहेब, राजेंद्र प्रसाद, एस एम सादुल्ला, के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, है ना, एच सी मुखर्जी। और वो उस समय के सूरत हाल को देख करके बनाया गया, एक ऑर्गेनिक एंटिटी के रूप में बनाया गया, जो समय के साथ अपने आप को चेंज किया। कल मैंने आपको बताया भी था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्राम ऑफ प्रोग्रेसिव इम्प्लीमेंटेशन, की आपको कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के लाइट में संविधान को इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। मैं फिर कह दूं, लोगों को लग रहा होगा सर बहुत ऊपर ऊपर पढ़ा है, ये चैप्टर ही ऊपर ऊपर है बेटा। ये एक एक टॉपिक के, जैसे फंडामेंटल राइट्स, उसके ऊपर एक अलग चैप्टर है, सबके ऊपर, तो वहां वो डिटेल में बात की जाएगी। ठीक है। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, है ना। इसकी डीपीपी अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक है। प्लीज मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, आईएएस थिंक टैंक के नाम से है। वहाँ डीपीपी मिलेगी, हर लेक्चर का पीडीएफ जाएगा। ठीक है। थैंक यू। कल मैंने एक वीडियो भी डाला था कि जो 2024 के एस्पिरेंट है कि सी सेट को कैसे पार करना, उसको जरूर देखें। आज एक वीडियो डाला जाएगा इस चीज के ऊपर कि क्या इन लास्ट 25-24 दिनों में कैसे थीम वाइज पढ़ाई करनी है, नॉट बुक बुक का कवर टू कवर फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स, उसका भी एक वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 20 मिनट्स करंट अफेयर प्रोग्राम, आज वो भी अपलोड होगा। ठीक है। वो डिफरेंट न्यूज़पेपर से सेग्रीगेटेड है वो टॉपिक्स। और मैं एक बात बताऊं, हो सकता है क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल, हर दिन का करंट अफेयर कोशिश करूंगा आने, किस दिन का नहीं आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े रहिए, वहां जरूर उसकी पीडीएफ आएगी। भले मैं करंट अफेयर की लेक्चर नहीं ला पाऊँ किसी दिन, पर उसकी पीडीएफ जरूर आएगी। और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें रेड पेन से ऐसे हाईलाइटेड होंगी, रेड मार्कर से, आप उसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट, सब्बा खैर, मिलते हैं कल। जरूर पढ़ें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। और हो सके तो गरीब बच्चों को जरूर इसका लिंक भेजें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।